अमरोहा के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के बीच विवाद, जमकर हुई मारपीट। राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने शांत कराया मामला। मैनपुरी से डिंपल यादव ने भरा नामांकन के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेता और पदाधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन सहित बीएसपी को झटका, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। कानपुर में गांजा तस्कर और पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी आरोपी पुलिस की गोली से घायल, साथ ही महिला तस्कर भी गिरफ्तार। और अलीगढ़ में कुत्तों का आतंक जारी, आवारा कुत्तों ने मासूम को बनाया शिकार। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, सासनी गेट थाना क्षेत्र का मामला। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां अमरोहा में भाजपा जिला कार्यालय में दो भाजपा नेताओं के बीच मारपीट हो गई। करीब 15 मिनट तक यह हंगामा चला। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर नेताओं को अलग किया। विवाद शांत कराने के लिए खुद राज्य मंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा। राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि भाजपा का बड़ा परिवार है, इसलिए छोटी छोटी बातें हो जाती है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री अपने तय समय पर कार्यालय पहुंच गए। वहां पहले से मौजूद दो पत्रकारों को देखकर राज्य मंत्री बृजेश सिंह नाराज हो गए। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव सहित पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी के सपा प्रत्याशी डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अखिलेश यादव ने यह बात डिंपल यादव के नामांकन फॉर्म जमा होने के बाद कही। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से और देश की राजनीति से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब तक 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज नमक थी और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था, आज बताओ कितना हो गया महंगा। लखनऊ में कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए। भाजपा कार्यालय में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सपा, बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सपा से धीरेन्द्र यादव, मनोज सिंह पटेल, बीएसपी से अशोक कुमार तिवारी, वहीं कांग्रेस से दीपक सिंह समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। हर सेक्टर को हम मजबूत करेंगे। भारत दुनिया से कदम ताल मिलाकर चल रहा है। परिवार में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ जन, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारे सभी साथी जिन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। अपने अपने बूथ में, अपने अपने क्षेत्र पर पूरी ताकत के लगन के साथ काम करेंगे। हर बूथ पर 370 वोट प्लस करने के लिए जुटेंगे। ये आज हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मायावती ने बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के लिए जनता से वोट की अपील की। मायावती की रैली में भारी संख्या में भीड़ पहुंची। मायावती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी भीड़ देखकर मैं निश्चित हो गई हूं कि अब की बार आप बिजनौर से हमारे प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और
नगीना प्रत्याशी सुरेंद्र पाल को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे। मायावती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बार सांप्रदायिक और पूंजीपतियों की मदद करने वाले भाजपा सरकार भी सत्ता में आने वाली नहीं है। यह जुमलेबाजी की सरकार है, इस बात को जनता समझ चुकी है। कल वो केंद्र की सत्ता में ना काबिज हो जाए तो बीएसपी को रोकने के लिए आप लोगों को मालूम है तब फिर सभी विरोधी पार्टियों ने अंदर मिलकर तो बीएसपी का जो बेस वोट है दलित वोट तो उसको बांटने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, बीएसपी को कमजोर करने के लिए तब फिर सभी विरोधी पार्टियों ने दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, उनको मैनेज करके तोड़कर तो विरोधी पार्टियों ने तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी पार्टियां बना डाली और इसलिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए तो जो छोटे संगठन पार्टियां बनाई हैं तो उनके माध्यम से वो बीएसपी के कैंडिडेट को हराने के लिए तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा दें। चलिए हमीरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां चेकिंग के दौरान उड़नदस्ता टीम ने लाखों रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दें कि कार से 2,66,000 रुपए बरामद किए गए हैं। डीएम और एसपी के निर्देशन में कार्रवाई की गई। दरअसल जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया। मझगवा थाना क्षेत्र के गिरवर में ये पैसे बरामद किए गए हैं। हमीरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देखिए चुनाव काफी नजदीक है, आचार संहिता लगातार जारी। इसी कड़ी में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। ट्रैकिंग अभियान के चलते बड़ी सफलता पुलिस को मिली। टीम ने लाखों रुपए जब्त किए हैं, 2,66,000 रुपए बरामद किए हैं कार से। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो डीएम और एसपी के निर्देशन में लगातार चेकिंग अभियान जारी है और उन्हीं के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। आचार संहिता फिलहाल जारी है, इसी के चलते पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं। चेकिंग अभियान खास तौर पर पुलिस चला रही है, वाहनों को ट्रैक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कार से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मझगवा थाना क्षेत्र के गिरवर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो देखिए डीएम और एसपी के निर्देशन में लगातार ट्रैकिंग अभियान जारी है। ट्रैकिंग अभियान के चलते ही पुलिस ने एक कार को चेक किया और उसमें से कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लगातार जारी है, ऐसे में एक नियमित सीमा पर ही आप कैश ले जा सकते हैं और करीब 2 लाख रुपए पकड़ाए हैं कार से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर की रेल बाजार पुलिस और गांजा तस्करों के बीच सीओडी पुल के नीचे मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि साथी महिला तस्कर को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। तस्करों से पिस्टल और बिना नंबर की बाइक भी बरामद की गई है। तो देखिए पुलिस और गांजा तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। सीओडी पुल के नीचे का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मुठभेड़ हुई। रेल बाजार थाना क्षेत्र से पूरी खबर सामने आ रही है। घायल आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित था। इस दौरान पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पूछताछ लगातार जारी है। तो सरकार रेलवे में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडरों के चलते यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अवैध वेंडर रेलवे प्रशासन, जीआरपी और आरपीएफ की शाह पर
यात्रियों को महंगे और खराब सामान बेच रहे हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को ऊंची कीमतों और अपने स्वास्थ्य से भुगतान कर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ललितपुर से टीकमगढ़ और ललितपुर से झांसी के बीच इस तरह का कारोबार लंबे समय से लगातार जारी है और रेलवे प्रशासन मुख्य दर्शक बने बैठे हुए हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए सोनभद्र जिलाधिकारी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर बढ़ोली चौराहा से होते हुए नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से होते हुए डाइट परिसर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से मेरा सोनभद्र मेरी शान 1 जून को करे मतदान स्लोगन के साथ मतदान करने की अपील की है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, तमाम तैयारियां इसको लेकर की जा रही है। खास तौर पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इसी कड़ी में लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। रैली निकाली जा रही है, स्लोगन के साथ मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई से हम आपको बता दें, जहां गेहूं की फसल में आग लगी है। कई बीघे की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड काफी देर बाद पहुंची। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने रोड पर चक्का जाम लगा दिया। देहात कोतवाली थाना के अहरापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक और किसानों की फसलें अब कटने की कगार पर है। कई बार किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन कई बार शॉर्ट सर्किट और अन्य कारणों के चलते फसलों में आग लग जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है। हरदोई से ऐसा ही मामला सामने आया। गेहूं की फसल में आग लगी है। इस दौरान कई बीघा की फसल जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची और जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची थी, फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। किसान को काफी नुकसान हुआ है और इसी के चलते आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम किया है। तो देखिए, गर्मियों के मौसम में आगजनी की खबरें लगातार सामने आती है। आगजनी के मामले बढ़ जाते हैं और ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां गेहूं की फसल में आग लगी। कई बीघे की गेहूं की फसल जो है जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है, क्योंकि फसलें काफी संख्या में खराब हुई है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान काफी दुखी है, आक्रोशित भी है, क्योंकि फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बावजूद भी काफी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, जब तक फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कन्नौज में सपा नेता कैश खां पर पुरातत्व संरक्षित इमारत में अवैध खनन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला एएसआई कर्मी ने दर्ज कराया। सपा नेता इमारत बाहरी दरवाजा के नीचे टीले पर थे, अवैध खनन कर रहे थे। कन्नौज सपा नेता कैश खां पर मुकदमा इसी के चलते दर्ज हुआ है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर मोहल्ले में पूर्व सभासद सुबोध यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन मामले को हार्ट अटैक बताकर दबाने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर मोठ थाना क्षेत्र से मामला सामने आ रहा है, जहां वन विभाग के ऑफिस के सामने नाले में एक व्यक्ति का शव सड़ी गड़ी अवस्था में मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। वन विभाग के ऑफिस के सामने एक नाला है, उसमें सड़ी गली अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई पुलिस द्वारा कराई जा रही है। अन्य तथ्यों की भी जानकारी की जाएगी कि किस व्यक्ति का, अभी चूंकि व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है, और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।
चलिए मुरादाबाद से आपको खबर बता दें, जहां पुलिस ने नकली सेल टैक्स अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाजार में व्यापारियों को धमका रहा था। व्यापारियों ने नकली अधिकारी को पकड़कर इसके बाद पुलिस को हवाले कर दिया है। तो मुरादाबाद से ये पूरा मामला सामने आ रहा है नकली सेल टैक्स अधिकारी का, जो कि व्यापारियों को लगातार धमका रहा था। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यापारियों ने पुलिस को पकड़कर नकली सेल टैक्स अधिकारी को कार्रवाई की मांग की है। ये अभी प्रकरण सामने आया है। इसमें एक तहरीर थाना कोतवाली प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जो थाना कुदर के क्षेत्र का रहने वाला है और ये मुजफ्फर नाम है इसका। ये इनकम टैक्स के अफसर अपने को बता के वहाँ जो रितेश रस्तोगी व्यापारी उनके यहाँ पहुँचा था और उसने उनको अपना परिचय गलत बताया और इनसे कुछ तरह की डिमांड की। उसने इस तरह की शिकायत पर एक तहरीर उनकी ओर से प्राप्त हुई है और उस पर थाना कोतवाली से अभियोग किया। चलिए ललितपुर से आपको खबर बता दें, जहां मारपीट का एक मामला सामने आया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के ड्राइवर ने वन कर्मी से सरेआम जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित वन कर्मी ने ड्राइवर के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई की रहने वाली अर्पणा ठाकुर ने खुद को रवि किशन की पत्नी बताया। अर्पणा का कहना है कि रवि किशन ने 1996 में दोस्तों के सामने उससे शादी की थी और एक बेटी भी है। महिला अपने हक के लिए अब अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी। फिलहाल रवि किशन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने नहीं आई है। कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। तो मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माई फादर और मम्मी ने मुझे बोला। मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माई फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर या कुछ, तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर। कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के संकल्प पत्र की खूबियां गिनाई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। विपक्ष दुर्भाग्यवश जनता को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ दोबारा सत्ता में आना और जनता को लूटना है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है उसमें कुल 76 पन्ने हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाने का काम शुरू किया, देश के सभी लोगों से सुझाव हमने मांगे थे। हमें लगभग 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली, सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बने, यह हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। बसपा अध्यक्ष मायावती पीलीभीत के बीसलपुर पहुंची, जहां पार्टी प्रत्याशी अनीश अहमद खान और फूल बाबू के समर्थन में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान अपार जन समर्थन देख मायावती ने कहा कि पिछली बार की तरह अपनी पार्टी को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता इनके छलावे को समझ चुकी है, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है। अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस
बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। खबर मैनपुरी से है, जहां केशव प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पलटवार किया। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस बार साइकिल को पंचर करके समाप्तवादी पार्टी बनाकर भेजेंगे। जो साइकिल चलती है उनको हम ऐसा कर देंगे कि पंचर जोड़ने का ही काम करेंगे चौराहे पर बैठकर। केशव प्रसाद मौर्य को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मगर बाबा उन्हें बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के बयान पर रामगोपाल यादव ने कहा कि क्या वे खुद मुख्यमंत्री बन गए? उनकी इन्हीं बातों से हमने तय कर लिया था, इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। हमने टारगेट किया था, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं देंगे। विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, यही नहीं होने देंगे। असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। तो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं वे हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे। जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया, और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एमएलसी हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी एमएलए से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। कानपुर में रामनवमी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां पर इस बार पुलिस की और भी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिलेगी। पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने शहर के सभी आयोजकों के साथ बैठक कर ली थी। इस बार कोई भी आयोजक लाउड स्पीकर नहीं बजवा सकेंगे, जिसके लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त निर्देश दिए हैं। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंद्र ने बताया कि रामनवमी को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी है। जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, इसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यात्राओं उपयात्राओं के संबंध में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा हुई। जिला प्रशासन यात्रा को सकुशल निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी तरीके से और सक्रिय है, सहयोगी है, और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि शोभा यात्रा में जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो अत्यधिक ध्वनि होने के कारण यात्रा में व्यवस्था बिगड़ती है, व्यवधान होता है। इसलिए विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष 50% आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे उनमें बजने वाले जो गीत और भजन हैं वो हम सबको आनंद दें। ये रामनवमी को लेकर के सभी लोगों से, जो आयोजक गण हैं, उनसे वार्ता की गई थी और इन लोगों को जो है वो बताया गया था कि जो आचार संहिता और जो नियम है उसके अनुसार ही जो शोभा यात्रा है उसी के अकॉर्डिंगली निकलेगी। और कल जो है वो पुनः वार्ता के पश्चात जो है वो रामनवमी के जो आयोजक हैं, विशेषकर अवध बिहारी मिश्र और बाकी लोग, इन लोगों के द्वारा जो है वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग में भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस को सहयोग देने की बात की है और ये कहा है कि जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते थे पूर्व में उसकी संख्या को भी कम किया जाएगा और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है उसको भी जो है वो रेगुलेट किया जाएगा। बहरहाल जो नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन कराया जाएगा। जो परंपरागत तरीके से रूट चलता है उसी रूट पे जो है वो शोभा यात्रा निकले, ये सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं शामली से सीएम योगी आदित्यनाथ का। ऐसे महापुरुष की सुपुत्री श्रीमती मृगांका सिंह जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, प्रमोद सैनी जी, रामजी लाल कश्यप जी, परमेंद्र जागड़ा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ अली जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोक दल के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे
भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। जगत जननी मां भगवती की पावन उपासना की तिथि। इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पिछले दिनों मुझे इस क्षेत्र में कैराना की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय जब मैं वहां जा रहा था, देखा मैंने कि काफी चहल पहल है। कहीं पेट्रोल पंप लग रहा है, कहीं पे कोई मॉल बन रहा है और भी अन्य बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं वहां एक व्यापारिक परिवार के बीच में जाकर के रुका, क्योंकि 2015 में उसी परिवार से एक सदस्य को पहले से कह करके अपराधियों ने उसके बाद निर्मम हत्या कर दी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।